नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करते हैं खबरों की ओर। दुर्ग संभाग के बेमेतरा में किसान नेता योगेश तिवारी ने अपने सकारात्मक कार्यों से खास पहचान बनाई है। विधानसभा दावेदार योगेश तिवारी लोगों के बीच अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। विधानसभा के ऊर्जावान और लोकप्रिय किसान नेता के रूप में पहचान रखने वाले योगेश तिवारी ने किसानों के हित में कई काम किए हैं। पहले भी योगेश तिवारी जोगी जनता कांग्रेस में थे, लेकिन कुछ अलग करने की चाह में उन्होंने किसान नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। किसानों के हित में उन्होंने कई दफा सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन कर किसानों को न्याय दिलाया। अपने निजी खर्चे से कई गरीब और जरूरतमंद परिवारों को योगेश तिवारी ने बुनियादी सुविधाओं का लाभ दिलाया। संवाददाता ललित साहू ने खास बातचीत की है किसान नेता योगेश साहू से। नमस्कार, मैं हूं ललित। साधना न्यूज़ पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम हैं बेमेतरा पर, और बेमेतरा पर हम चर्चा करेंगे एक किसान नेता से जो लगातार किसान नेता के रूप में, किसान पुत्र के रूप में बेमेतरा जिला में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं और किसान हित के लिए लगातार संघर्षशील भी हैं। और हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो भी कृषि प्रधान प्रदेश है, और बेमेतरा जो है कृषि प्रधान के रूप में एक जो जिला है वो जाना जाता है। हमारे साथ योगेश तिवारी जी हैं। हम लगातार विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आगे, और किस तरह से वो किसानों के हित में काम कर रहे हैं। जी भाई साहब। हम लोग अभी तो लगातार किसानों के हित पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई है कि बेमेतरा कृषि प्रधान क्षेत्र है। पूरे छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो बेमेतरा एक ऐसा जिला है जहाँ हर प्रकार की फसल होती है। अलहन दिलहन, चाहे सब्जी की खेती हो, चाहे धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, यानी हर प्रकार की फसल है। लेकिन किसानों को जो उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, यहाँ नहीं मिल रहा है। लगातार यहाँ आवाज़ उठती रही है कि कुछ ऐसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ खोले जाएं ताकि किसानों को उनका फसल का उचित मूल्य मिल पाए, लेकिन मिलता नहीं है। और दो नदियाँ हैं यहाँ, खारून और शिवनाथ, दो महत्वपूर्ण नदी होने के बावजूद डबल फसल, खास करके जो बेरला ब्लॉक है यहाँ तो एक ही फसल ले पाते हैं, दूसरी फसल ले नहीं पाते किसान, क्योंकि पानी की सुविधा नहीं है। हमेशा पानी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग लंबे समय तक जल आंदोलन चलाए हैं कि दो प्रमुख नदियां हैं, इसकी पानी आज बाढ़ की स्थिति में था शिवनाथ, और पानी बह के वापस बह के समुद्र में जाके मिल जाता है। तो हम चाहते हैं कि पानी का सही यूटिलाइज होना चाहिए, 2-4 डैम का निर्माण होना चाहिए। और एक तांदुला जो डैम है, तांदुला डैम से नहर हमारा जुड़ा हुआ है, खास करके बेमेतरा जिला। अब बहुत दिनों से एक लड़ाई लड़ी जा रही कि जो गंगरेल के जो एक्सेस पानी है महानदी के माध्यम से वो भी समुद्र में चला जाता है। तो वो पानी का अगर यूटिलाइज करके जो तांदुला डैम है, तांदुला डैम का जो उपयोग 70% ही भर पाता है, 30% 40% हमेशा ही खाली रहता है वो। तो उसको अगर केनाल लिंकिंग से गंगरेल से अगर जोड़ दिया जाए तो कम से कम 4-5 जिलों में भरपूर पानी हो जाएगा। और मैं तो चाहता हूँ गुंडरदेही आपका बालोद विधानसभा में लगभग पानी हो जाएगा, दुर्ग जिले के में, और आपके बेमेतरा जिले के संपूर्ण विधानसभा, यानी कम से कम 10-12 विधानसभा में किसानों को भरपूर पानी दिया जा सकता है। लेकिन इस ओर सरकार ध्यान नहीं देती है। बीच में जरूर कुछ प्लानिंग बनाया गया था, लेकिन प्लानिंग क्या हो गया, फेल हो गया। अरे सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, किसानों के हित पर सोचा जाना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और यही प्रयास रहेगा कि डबल फसल की सुविधा हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का स्थापना हो। ये सब फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलना छोड़ के ये जो बेमेतरा जिला को बर्बाद करने की प्लानिंग की जा रही है, यहाँ ऐसे स्टील प्लांट और उद्योग प्लांट, इस्पात आयरन प्लांट जिसपे कई देशों में रोक लगी हुई है, ऐसे प्लांट लगाए जा रहे हैं, उनके लिए ज़मीन खरीदा जा रहा है। किसानों को बर्बाद करने का प्लानिंग चल रही है, लगातार इसका विरोध हो रहा है। लेकिन देखना यह है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहती है या स्पंज आयरन और ये स्टील प्लांट लगाना चाहती है, जिससे प्रदूषण होकर पूरा यहाँ जो हरियर बेमेतरा बोलते हैं, जहाँ जो हरियाली है, जहाँ हर प्रकार का फसल है, उसको बर्बाद करना चाहती है या किसानों को बर्बाद करना चाहती है, देखना ही है। फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे साहब आप, उसमें कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा निश्चित तौर पे। तो जो बर्बादी का जो बात है वो किस तरह से? बर्बादी स्टील प्लांट का और हम लोग फूड प्रोसेसिंग प्लांट का तो स्वागत करते, सब मान करते, क्योंकि देखो आज एनवायरनमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर पूरा विश्व चिंतित है। आज कहीं ना कहीं हर आदमी चाह रहा है कि पेड़ लगाएं, पेड़ को बचाएं, हरियाली लाएं। और हजारों करोड़ रुपया, यानी कम से कम हर बजट में मेरे ख्याल से 100-200 करोड़ रुपया बजट वृक्षारोपण के लिए रहता है, और लाखों के तादाद पे पेड़ लगाए जाते हैं। लेकिन पेड़ लगाते जरूर हैं, लेकिन पेड़ शायद उसमें से 5%, 10% ही जीवित हो पाता है।
तो हम चाहते हैं जो ऑलरेडी जो क्षेत्र जहाँ आज हरियाली है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, जहाँ फसल अच्छी होती है, जहाँ का वातावरण शुद्ध है, ऐसे क्षेत्रों में ऐसे यूनिट ना लगाया जाए जो स्टील प्लांट है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए, स्टील प्लांट और जो स्पंज आयरन प्लांट जो प्रदूषण फैलाने वाले प्लांट है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे उसका स्वागत है ताकि लोगों को रोजगार मिले। बेमेतरा जिला है, मुख्यमंत्री ने जब प्रथम आगमन जब बेमेतरा जिला मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उनका हुआ था तो शक्कर कारखाना लगाने को उन्होंने घोषणा किया था। 4 साल पूरा होने जा रही, लेकिन सरकार का इस ओर कहीं कोई ध्यान नहीं। तो चाहते हैं ये जल्द से जल्द ये सब काम होना चाहिए। हाल ही में 15 दिनों पहले काफ़ी बारिश हुई और जिसमें नदी किनारे के जो तमाम जो किसान भाइयों का जो फसल चौपट हो गया और उसमें अभी मुआवजा का भी कोई शीर्ष नहीं दिख रहा है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से। किस तरह से आप संघर्षशील हैं किसानों की ये मांग को? देखिए, हर साल सरकारों का पैसा काट के फसल बीमा भी किया जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनको जो फसल बीमा की पैसा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। और जो राहत की बात तो दूर की बात है, जो नदी से लगे लगे गांव हैं, सरकार मुनादी करवाती है, सर्वे करवाती है, लोगों का एस्टिमेट भी बनाया जाता है कि किसको कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जब पैसे देने की बात होती है तो उसमें भी पक्षपात होता है। दुख की बात यह है कि जो अभी बीच में उन्हारी में काफ़ी नुकसान हुआ था तो फसल बीमा का पैसा कई क्षेत्रों में मिल गया, खास करके जो जहां पावरफुल लोग हैं, जहां के विधायक पावरफुल हैं, जहां मंत्री हैं, वैसे विधानसभा में भरपूर किसानों को फायदा दिया जा रहा है। और जहां भी जो नेता हैं, वहाँ के विधायक हैं, अगर वो किसी प्रकार के अगर कोई कमजोरी दिखा रहे हैं तो वहाँ के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ अभी तक न मुआवजा की राशि मिली, न फसल बीमा की राशि मिली है, न राहत राशि मिली है। तो ये सिर्फ सरकार घोषणा करती है और गुमराह करती है लोगों को। ये राशि जल्द से जल्द किसानों को दिया जाना चाहिए। तिवारी साहब, बेमेतरा जिला एक ऐसा जिला है जहां से कैबिनेट मंत्री भी निकलकर प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं, संसदीय सचिव भी हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास के जो गुरुदयाल बंजारे जी। क्या लगता है बेमेतरा जिले में विकास वो लोग करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पा रहे? क्योंकि प्रदेश में ऐसे बात सामने निकल कर आती है कि अभी सामने जस्ट खाद की किल्लत हुई तो लोगों का कहना था कि कृषि मंत्री जी अपने विधानसभा में खाद की उपलब्धता करवा रहे हैं, बाकी जगह व्यवस्था खराब है। ये सच्चाई है, बेमेतरा जिला तो बनाया गया, लेकिन जिला में जो संपूर्ण विकास होना चाहिए वो किसी न किसी कारण से नहीं हो पा रहा है। इसमें जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि इनकी कमजोरी है। मैं कहना चाहता हूँ कि और खाद की बात रही, खाद की बात आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैं खुद एक दो सोसाइटियों का मैंने मुआयना, मैं बहुत सारी सोसाइटियों का मैंने मुआयना किया और 1-2 जगह हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया। लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा है, किसानों को जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो बड़ा दुख का विषय है, जो बीज नहीं मिल पा रहा है, खाद नहीं मिल पा रहा है, जो सोसाइटियों से उनको सस्ते दर पे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और उल्टा उनको दुगने रोड पे दुकानों पे लिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार, मिलीभगत ऐसा समझ में आता है कि व्यापारी और ये नेता मिले हुए हैं ताकि सोसाइटी में ना मिल के वो दुकानों पे उपलब्ध है, लेकिन सोसाइटी में उपलब्ध नहीं। निश्चित रूप से आप किसान नेता के रूप में लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, जिले में दौरा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार भी किसान को लेकर ही सरकार बनाए, किसानों की मांग को लेकर लगातार आप चर्चा में रहे हैं। और अभी हाल में छत्तीसगढ़ जो सरकार है 2500 रुपया में धान खरीद रही है, लेकिन जो 2 से 3 किस्त में जो पैसा दे रहे हैं वो उसको किस तरह? देखिए, सरकार की जो योजना थी बिल्कुल किसान के हित में, उन्होंने जो घोषणा पत्र में जो भी उनके वादे थे उन्होंने उसको शामिल किया। लेकिन ये सच्चाई है कि किसानों को 3-3 किस्त में पैसा दिया जाना चाहिए। जब उनको ज़रूरत पड़ रहा है तब उनको पैसा नहीं मिल रहा है। 2500 रुपये में सरकार जरूर धान खरीद रही है, लेकिन धान खरीदने के अलावा जो बहुत सारी जो सब्सिडी में जो चीज़ें मिलती थी, बहुत सारी जो सुविधाएं मिलती थी किसानों को, उसमें कटौती किया जा रहा है। रकबा में कटौती किया जा रहा है, किसानों के रकबा कम कर दिए गए। मेड़ है, कहीं जो नाला वाला का जो पार्ट है उसको काट दिया जा रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान हो रहा है। 3-3 किस्त में पैसा देना, किसान को जब जरूरत है पैसा नहीं मिल रहा, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ सरकार किसान के हित की बात करती है, दूसरी तरफ किसानों का ये नुकसान कर रही है, किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात, और भी बहुत सारी जो योजना सरकार की है, लेकिन वो सरकार की योजना जैसे बीज निगम के द्वारा किसानों को सब्सिडी में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ट्रैक्टर मुहैया कराई जा रही शायद 50% सब्सिडी में, लेकिन वो भी किसी पर्टिकुलर एक विधानसभा जो मुख्यमंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, वहीं के लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। बाकी लोग चक्कर लगा रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जबकि ये भाई भतीजा वाद नहीं होना चाहिए। अगर मिलना चाहिए फैसिलिटी तो सबको मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे आवेदन आ गए हैं, देने की संख्या आपके पास कम है, तो आप लॉटरी के माध्यम से
निकालिए, ताकि जो बेचारे जो गरीब किसान हैं, जो जिनको ट्रैक्टर की जरूरत, उनको मिल पाए। यह सीधा सीधा सामने जो भी करना चाहिए सामने करना चाहिए, पर्दे के पीछे सब खेल नहीं होना चाहिए। तिवारी साहब, आप पूर्व में कांग्रेस पार्टी में भी रहे, फिर जोगी जनता कांग्रेस में भी रहे जोगी साहब के रहते तक, उसके बाद अचानक से फिर किसान नेता के रूप में आए। चाहे तो आप कांग्रेस जा सकते थे वापस, क्योंकि आपके पूर्व में भूपेश बघेल साहब मित्र रहे, ऐसा क्यों? ये सच्चाई है, कांग्रेस में मैं बहुत छोटे से पद से संघर्ष करके माननीय अजीत जोगी जी के आशीर्वाद से मुझे कांग्रेस में बहुत कुछ मिला। कांग्रेस से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जब मैं कांग्रेस जोगी जी जब पार्टी बनाया तो मैंने जब कांग्रेस छोड़ा, उसके बाद मैं जनता कांग्रेस से मैंने चुनाव भी लड़ा और बेमेतरा विधानसभा में मेरी उपस्थिति ठीक ठाक रही। 28,500-29,000 लोगों ने मुझे अगर साथ दिया, मत दिया, तो कहीं ना कहीं उनका सहयोग है। जबकि नई पार्टी थी, नया पहचान था, सिंबल हम लोग घर घर तक नहीं पहुंचा पाए। बहुत सारे लोग बोलते वोट दिए हैं, लेकिन किसको दिए बोलने से, क्योंकि शुरू से कांग्रेसी थे तो कई लोग बोलते पंजा को भी दिए, तो हो सकता है धोखे में भी कुछ वोट हमको नहीं मिल पाया। तो ये हम लोग का संघर्ष जारी है। और फिर हमने सोचा कि किसानों का अगर हित में लड़ना है तो सरकार के खिलाफ भी हो सकता है, कांग्रेस के खिलाफ भी हमको लड़ाई लड़ना होगा। इसलिए हम लोग किसान के हित को देखते हुए मैंने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, और मैंने किसानों के हित पे अपनी संघर्ष और लड़ाई जारी रखा है और आगे भी जारी रहेगा। महत्वपूर्ण जो मेरी लड़ाई है, आज किसानों का जब धान खरीदने की बात होती है, जब किसान पूरा फसल पैदा करने के बाद जब मंडी पे अपना फसल लेके पहुंचते हैं, तो उनके साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, आज हमारा विश्व, खास करके हमारा हिंदुस्तान चंद्रमा में पहुंच गया। छोटे से छोटे दुकानदार से अपन कोई सामग्री लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू पे तौल के देता है, कोई भी सामग्री हम लेने जाते हैं। लेकिन किसान का धान अगर कोई भी फसल बेचने जाता है तो आज भी पुराने तराजू में तौला जाता है। कई बार मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ पिछले 1-2 साल से। मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा में किसानों का फसल का तौल होना चाहिए, ताकि उनको बराबर उसमें किसी प्रकार की धांधली ना हो। बहुत सारे सोसाइटियों में हम लोगों ने छापा मारा, 1.5, 2-2, 3-3, 4-4 किलो धान एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। ये कहाँ तक इंसाफ की बात है? आज इलेक्ट्रॉनिक कांटा की जरूरत है तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती? क्या मंशा है सरकार की कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा लेने में क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? मैं तो चाहता हूं आने वाला फसल अगर वाकई में भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस की सरकार अगर किसान की हितैषी है तो सभी सोसाइटियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटा से किसानों का फसल की खरीदी होनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ सरकार जो है साहब इलेक्ट्रॉनिक कांटे से खरीदी कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में ऐसा देखने को मिला क्या कि बगैर इलेक्ट्रॉनिक कांटा के न्यूट्रल कांटे से खरीदी? लगभग हमारे यहाँ तो हर सोसाइटी में ही हाल है। कहाँ खरीद रही सरकार मुझे नहीं मालूम, मेरी जानकारी में नहीं है कि सरकार किसी, हो सकता है कोई विधानसभा में अगर वहाँ के जनप्रतिनिधि अगर कोई मजबूत हो, अगर वो खरीद रहे होंगे। लेकिन आसपास के हमारे जिले में, खास करके बेमेतरा जिले में, किसी भी विधानसभा में कोई भी सोसाइटी में इलेक्ट्रॉनिक कांटा का उपयोग नहीं होता है। ये बड़ी दुख की बात है और बड़ी गलत बात है ये। साहब, आने वाला समय जो विधानसभा चुनाव है 2023-24 का काफ़ी पास है, और आपका जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो किस तरह से देखने को मिलेगा? क्योंकि जो वर्तमान में जो सरकार है वो भी किसानों को ही लेकर अपना रणनीति बना रहे हैं। किसानों को 2500 रुपये में किसानों का धान खरीद रहे हैं और किसानों के लिए तमाम प्रकार की योजना ला रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार भी है जो किसानों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं संचालित कर रहे हैं। क्या लगता है आपको चुनौती मानते हैं कुछ? देखिए, योजनाएं तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की भी योजना बहुत सारी जो है वाकई में किसानों के हित में है, लेकिन बहुत सारी चीज़ जो किसानों को तक पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत सारे जो फंड है जो किसानों के लिए दिया जाता है, बाद में वो किसी दूसरे मत पे उसको खर्च कर दिया जा रहा है। ये बड़ा दुख की बात है। और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं तो उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई है। बहुत सारी योजनाओं का मैं स्वागत भी करता हूँ। जैसे आज भूपेश बघेल सरकार की जो योजनाएं हैं, गौठान जो उन्होंने गांव-गांव में गौठान बनाया, गोबर खरीदी कर रहे हैं, फिर उसके बाद गौमूत्र भी खरीदी कर रहे हैं। ये सब योजनाएं अच्छी हैं कि चलो लोगों को, लेकिन ये कहीं पर जमीन स्तर पर दिखाई नहीं देता है। सिर्फ कागजी घोड़ा दौड़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किसी भी गौठान में आपको 4 जानवर नहीं मिलेंगे। हर गौशाला खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि गौठान तो बनाया गया, लेकिन गाय के लिए ना चारा की व्यवस्था है, ना पीने के लिए पानी के लिए व्यवस्था है। आज पूरे गाय, आप पूरे चले जाइए छत्तीसगढ़ के किसी भी रोड में नजर आएंगे, लेकिन गौठान में गाय नजर नहीं आएंगे। योजना बनाएंगे लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। अधिकारी जो हैं उस ध्यान नहीं दे रहे हैं। कायदे से गौशाले पे पूरा व्यवस्था जानवरों की होनी चाहिए। ऐसी योजनाओं का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन ये सब योजनाएं सरकार की फेल हो चुकी है। सरकार गोबर खरीदी के साथ साथ गौमूत्र खरीदी का भी शुभारंभ कर दिया है। क्या लगता है संभव हो पाएगा गौमूत्र खरीदी?
अब देखो वही तो बोल रहा हूँ ना, योजना जो बना रही है सरकार अच्छा बना रही है। गौमूत्र का बहुत सारे चीज़ों में फ़ायदा है और सही में अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो उसके लिए एक अच्छा दवाई के रूप में और बहुत सारे फिनाइल के रूप में बहुत सारे जगह उसको उपयोग किया जा सकता है। लेकिन उसको कितने सुचारू ढंग से सरकार खरीद के, ठीक है पैसा लोग बेचने भी आ रहे हैं लेकिन सही समय में उसकी खरीदी नहीं होती, खरीदी होती तो पेमेंट बराबर समय में नहीं किया जाता है। गोबर का भी वही हाल है। तो इस तरह से योजना बनाई गई लेकिन इस पर बराबर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अधिकारियों को इसको ध्यान देना चाहिए, सरकार को इसमें कसावट लानी चाहिए, तभी जाकर ये सब योजना सफल हो पाएगी, अन्यथा सब फेल होती नजर आ रही। भाई साहब, आप किसान नेता हैं तो हम ये भी समझ लेते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से कि आप कितने एकड़ के किसान हैं और कहाँ आपकी जन्मभूमि हुआ और किस तरह से आगे बढ़े। मेरा जन्म ग्राम नेवनारा में हुआ है और मैं बहुत मध्यम परिवार से हूँ अभी। और मैं मेरे खुद के नाम से 10-15 एकड़ ज़मीन है और कुछ बाद में मैंने खुद अपनी कुछ ज़मीन मैंने खरीदी है। तो एक तो नेवनारा गांव में मेरी ज़मीन है और कुछ ज़मीन मेरा गोमची करके गांव है नंदनवन के पास, वहाँ मेरी कुछ निजी भूमि है। लेकिन क्योंकि मैं अपने आप को जनसेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया हूँ, तभी मैं उसी ज़मीन पे गोमची जो बिल्कुल बेमेतरा का जो बॉर्डर है वहाँ पर मैं एक 200 बेड का एक वृद्धाश्रम का मैं निर्माण कर रहा हूँ। निर्माण कार्य चालू हो चुका है ताकि जो बुजुर्ग वृद्ध माता पिता हैं जिनकी कोई सेवा नहीं करता, ऐसे लोगों को मैं ले जाके वहाँ सेवा करूँगा। उसी मकसद से उसका निर्माण किया जा रहा है और हो सकता है अगले साल फरवरी या मार्च में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और आगे मैं अपने जीवन को पूरा जनसेवा में ही समर्पित करना चाहता हूँ। जो भी अगर मेरे पास है वो मैं आखिरी अपने जीवन तक लोगों को समर्पण करना चाहता हूँ और आगे जनसेवा ही करना मेरा मेन लक्ष्य रहेगा। जो बातें सामने निकल कर आ रही है, माहौल जो बनते जा रहा है कि आप अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी आपको टिकट दे तो वहाँ भी जा सकते हैं। हाँ ज़रूर, अगर जनता चाहेगी तो अगर किसानों की लड़ाई लड़ना है, बेमेतरा की आवाज़ को अगर बुलंद करना है तो किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी में अगर मुझे बुलाया जाता है तो ज़रूर विचार करूँगा। अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यों से, सेंट्रल गवर्नमेंट खास करके हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके भी कार्यों से मैं बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुआ हूँ। तो हो सकता है अगर उधर भी अगर मेरे को बोला जाए तो हो सकता है मैं पुराने घर ना जाके भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकता हूँ। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश में जो उन्होंने जो काम किया है, कोरोना काल में जो उनकी जो कार्यशैली रही है, आज हमारे लिए जो उन्होंने वैक्सीन का निर्माण के अलावा भी जो ऑक्सीजन पहुंचा, हर प्रकार का जो उन्होंने सेवा जो किया है वो ये बिल्कुल बहुत प्रशंसनीय है। उसके अलावा देश में चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे धारा 370 कश्मीर में समाप्त करने का मामला, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो देश के हित में उन्होंने जो किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश की लिए ज़रूरत थी। आज वैसे प्रधानमंत्री हमारा नेतृत्व कर रहा है, हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। तो इसलिए हो सकता है अगर भाजपा अभी अगर मुझे बोले तो मैं अगर भाजपा में जाऊंगा, लेकिन अभी फैसला नहीं है कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा। भाजपा में, कांग्रेस भी मेरा पुराना घर है और अभी मैंने विचार नहीं किया कि कहाँ जाना, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी में भविष्य में जा सकता हूँ। लेकिन सारे तमाम बातों को अगर देखें तो घर वापसी की जो उम्मीदें वो कम दिखाई दे रही है। भाजपा की तरफ आप झुके हुए हैं साहब, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रभावित दिखाई दे रहा है। देखिए, जो सच्चाई है उससे अपने को तो पीछे हटना नहीं चाहिए। आज जो देश हित में जो काम हो रहा है, अगर हमारे कोई भी प्रधानमंत्री होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिनका आज पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में लोग लोहा मान रहे हैं। तो आज ऐसे नेताओं को हम सम्मान की नज़र से उनका जितना सम्मान करें कम है। हमेशा ऐसे नेताओं का तो सम्मान होना चाहिए और हमेशा सम्मान होता रहेगा। नरेंद्र मोदी जी जो काम किए वाकई में काफ़ी प्रशंसनीय है उनका कार्य। साहब, आप दौरा लगातार करते रहते हैं तो ये दिखाई भी दिया होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना है जो केंद्र सरकार की है, इसमें जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार दोनों जो है राजनीति खेल कर रहे हैं और गरीब जो कृषक भाई हैं, गरीब परिवार हैं, उनको आवास का लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा क्योंकि फंड नहीं आ पाया। आपके क्षेत्र में देखने को मिला, इसको किस तरह से निपटारा किया जा सकता है, क्या लगता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी योजना थी। जो बेचारे जिनके पास घर नहीं है, रहने के लिए आवास नहीं है, पहले इंदिरा आवास के नाम से ये योजना चलती थी, बाद में ये प्रधानमंत्री आवास के नाम से इस योजना को लॉन्च किया गया था और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा था। लेकिन बड़ा ये राजनीतिक लड़ाई बोलो चाहे जो भी बोलो कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को जो अपना फंड देना अपना और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो देना, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने दे दिया था, लेकिन बाद में उनको वापस क्यों लेना पड़ा, ये बड़ा सोच का और सोच की बात है कि ऐसे गरीब लोगों का पैसा, आज बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जो इंतजार कर रहे हैं कब उनको आवास मिले,
मिले। हम लोग जब गांव-गांव के दौरे पे जाते हैं तो उनका बार बार ये मांग रहा था कि हमारा ये आवास अभी तक नहीं आया, और जिसका आवास का काम चालू भी हो गया है किसी को एक किस्त मिला, आगे का किस्त नहीं मिल पा रहा है। यानी बड़ा दुख की बात है। ऐसी योजनाओं को तो पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बाकी योजनाओं को रख कर, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, समझ पड़े है। और खास करके आज जो जल मिशन योजना है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। घर घर जो जल नल जो योजना है, कितनी अच्छी योजना है। आज हम लोग एक तरफ विकास की बात करते हैं, लोगों को एक गिलास अगर शुद्ध पानी नहीं दे सकते तो कैसी विकास। तो सरकार की ऐसी जो योजनाएं हैं, ऐसे योजनाओं पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और जल्द से जल्द मैं तो चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास जो योजना है इसको इम्प्लीमेंट करके जल्द से जल्द लोगों को राहत देना चाहिए। और जो भी लोग इस पे आवेदन किए और जो भी उस पर जो जिनको मिलना चाहिए, ऐसे गरीब लोगों को आवास जल्द से जल्द मिलना चाहिए। वर्तमान में आपके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की विधायक है छाबड़ा जी, क्या लगता है वो क्या काम नहीं कर पाए जिसको आप लोगों के बीच बाद में जीत कर आकर करेंगे? देखिए, जो इनके घोषणा पत्र में बहुत सारे ऐसी घोषणाएं थी बेमेतरा जिला के लिए। आज सबसे पहले जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार थी, रेल लाइन की बात हुई, उस समय यही कांग्रेस के लोगों ने आवाज़ बुलंद की। आज स्टेट गवर्नमेंट में आज इनकी सरकार है। मैं मानता हूँ कि रेल लाइन का जो मामला है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसमें आज तक किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा है। पहले रेल लाइन बेमेतरा होके कवर्धा जाना था, बीच में घूम के वो शायद डोंगरगढ़ से कट के कवर्धा, हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के मुख्यमंत्री को आवाज़ उठाना चाहिए ताकि बेमेतरा जिला उपेक्षित ना रहे। आज यहाँ भी विकास होना चाहिए, चाहे शक्कर कारखाना का मामला हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग प्लांट हो। यहाँ बेरोजगारों के लिए किसी प्रकार की रोजगार की कोई सुविधा नहीं है। ऐसी सब योजनाओं पे यहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल शून्य हैं। सिर्फ रोड जो है पूरे ठेकेदारी में ही लगे हुए हैं। सच्चाई है ये। आज जाके देख सकते हैं कि खुले रूप से लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। देखो, बिजनेस करना गलत नहीं है, मैं उस पर कहीं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे रोड आप देख सकते हैं कि बेमेतरा से जो भी रोड बना, बाईपास रोड बना है, अधूरा पड़ा हुआ है। पैसा सैंक्शन होता है, फिर रोड नहीं बन पाता है, फिर दोबारा पैसा लिया जाता है। ये समझ से परे है कि हो क्या रहा है। और जो रोड का निर्माण हुआ है, जगह जगह क्रैक हो रहा है, बार बार उसको तोड़ा जा रहा है, फिर पिचिंग किया जा रहा है। यानी इसके ऊपर इसकी भी जांच होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी ठेकेदार हो, चाहे जनप्रतिनिधि का कोई रिश्तेदार हो, नातेदार हो। मेरा भी अगर रिश्तेदार अगर कोई काम करता है किसी सरकारी विभाग में, अगर वो गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, उसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसे रोड बनाया हुआ 1 महीना 2 महीना नहीं हुआ, ऐसा बार बार क्रैक क्यों। अभी भी देख सकते हैं जाके आप, कोबिया से लेके जो बेमेतरा जो इधर जो रोड बनी हुई कवर्धा, जो 10 किलोमीटर का जो रोड है शहर के अंदर से, कितने जगह रोड डैमेज की स्थिति, बार बार उसको खोदा जा रहा है और पिचिंग किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसको झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि पुराने अगर फाइल पलटें तो योगेश तिवारी जी सड़क की लड़ाई लड़े हैं, सड़क के निर्माण में गुणवत्ता की मांग को लेकर लड़े हैं, और तमाम प्रकार की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको लेकर लड़ाई लड़े हैं। और बीजेपी और कांग्रेस के बाद जो किसान नेता के रूप में योगेश तिवारी जी काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका असल में योगेश तिवारी जी ही निभा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर माना जा सकता है, दावा भी किया जा सकता है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ साधना न्यूज़ संवाददाता ललित।